नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट सेकंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वह है परामर्शन का बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम या सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इसके पहले हम बात किए हैं परामर्शन का मनोविश्लेषणात्मक उपागम क्या होता है और परामर्शन का व्यवहारात्मक उपागम क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बीए 6 सेमेस्टर नाम से, आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। जैसा देखिए पहले जो परामर्शन का उपागम था वो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो समस्या होती है या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो समस्या उत्पन्न होती है उसका कारण व्यक्ति के अचेतन पक्ष को मानता था, ठीक है। और जब हम व्यवहारात्मक उपागम में आए तो व्यवहारात्मक उपागम ये कहता था कि व्यक्ति कुछ गलत व्यवहार जो है देख कर भी अवलोकन करके सीख लेता है, इसलिए समस्या उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये बोधात्मक और संज्ञानात्मक उपागम या दृष्टिकोण क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये कहता है कि व्यक्ति के संज्ञान में गड़बड़ी हो जाने के कारण ही व्यक्ति की क्या है समस्या व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। ये कहता है कि व्यक्ति की जो चिंतन प्रणाली है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसे में जब गड़बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यह एक टेक्निक है परामर्शन का बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम जो परामर्शदाता के द्वारा अपनाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें इसका लक्ष्य क्या होता है, कौन-कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है परामर्शदाताओं के द्वारा परामर्श प्रार्थी को जब काउंसलिंग दी जाती है, इस सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, परामर्श की मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के समर्थकों में मतभेद हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम का आविर्भाव हुआ या इसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति होने के पहले जो है क्या है, इसके जो मनोवैज्ञानिक है, जो बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम के समर्थक हैं, वो पहले क्या है मनोविश्लेषणात्मक उपागम के समर्थक थे और उनके सदस्य थे, उनके साथ काम करते थे। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु थे, पॉइंट थे जिसमें उनको मतभेद हो गया और वही मतभेद क्या है संज्ञानात्मक उपागम का सूत्रपात किया। तो ओरोन बैग महोदय जो थे, इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक उपागम से असंतुष्ट होकर क्या किया, संज्ञानात्मक उपागम को विकसित कर दिया, ठीक है। बेक 1976 में इन्होंने क्या किया, कॉग्निटिव थेरेपी एंड इमोशनल डिसऑर्डर प्रकाशित किया और इनकी पुत्री कौन थी, जे.एस. बेक ने। इन्होंने इस उपागम को अमेरिका में मजबूती प्रदान की तथा 1995 में क्या है कॉग्निटिव थेरेपी बेसिक्स एंड बियॉन्ड प्रकाशित किया। यानी कि बैरोन और बैरोन की जो पुत्री थी, इन दोनों का क्या है संज्ञानात्मक उपागम के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, बेक ने व्यक्ति की अनुभूति और व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 प्रकार के संज्ञान का वर्णन किया है। मतलब इन्होंने बताया कि ऐसे 3 प्रकार के संज्ञान हैं जो व्यक्ति की अनुभूति और उसको व्यवहार को प्रभावित करती है, तब उनके अंदर क्या है समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहला है सूचना संसाधन, जिसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हम कहते हैं। तो देखिए, व्यक्ति जहाँ रहता है, जिस पर्यावरण में या वातावरण में, और जिस चीज़ से भी उसे सूचना प्राप्त होती है, तो उसे सूचना जो है उसके मस्तिष्क में, उसके संज्ञान में जाती रहती है। तो ये मस्तिष्क जो होता है, ये सभी सूचनाओं को एज इट इज़ ग्रहण नहीं करता है। वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है, उसको छानता है, उसको अर्थ प्रदान करता है। अर्थ प्रदान करके तब क्या है, वो सूचनाओं को मेमोरी में स्टोर करता है। जब मेमोरी आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि पहले क्या होता है, पहले इनकोडिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकोडिंग के बाद क्या होता है, संचयन होता है, फिर पुनः प्राप्ति होता है। ठीक उसी प्रकार से बस इतना आप समझिए कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमें हर रोज़ जो है सूचनाएं प्रदान हो रही है, चाहे वो हमारे पास पड़ोस से, चाहे वातावरण से, चाहे स्कूल से, चाहे कॉलेज से, कहीं से भी ढेर सारी सूचनाएं जो हमें प्रदान होती है, हमारे संज्ञान में आती हैं। लेकिन एज इट इज़ हमारा संज्ञान उसे ग्रहण नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, सूचनाओं को अर्थ प्रदान करता है या उसे संसाधित करता है, तब उसे क्या है ग्रहण करता है। दूसरा है स्वचालित विचार, ऑटोमेटिक थॉट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि
हम जिस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहते हैं उसके संबंधित विचार जो है हमारे मन में स्वतः आने लगते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे मन में अचानक एकाएक विचार स्थापित होने लगता है। ये कि कैसे होता है, और कभी-कभी हम आपने देखा होगा कई व्यक्ति अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं, अपने मन ही मन बात करते हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है, ये ऑटोमेटिक थॉट उसके अंदर डेवलप हो जाता है। स्कीमा क्या है, एक मानसिक संरचनात्मक काल्पनिक विचार की अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति के अंदर क्या है, अंतर्निहित विश्वास को प्रतिबिंबित करता है और इसका विकास अनुभवों के माध्यम से होता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ से संबंधित क्या है, एक जैसे कि हम देखते नहीं, कोई भी वस्तु है तो उसकी संरचना हमारे माइंड में इमेज के रूप में बनी रहती है। ठीक है, तो उसी को हम स्कीमाज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक या बोधात्मक उपागम के अनुसार कोई भी समस्या व्यक्ति के अंदर उत्पन्न कैसे होती है, और जब समस्या उत्पन्न होती है तो उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं या जो संज्ञानात्मक उपागम के मानने वाले समर्थक हैं, मुख्य रूप से बेकन हैं, वो बताते हैं कि व्यक्ति में समस्या उत्पन्न होने के पीछे जो महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है कारक, वो है उसकी विकृत चिंतन प्रणाली, यानी कि उसके दोषपूर्ण सोचने की जो प्रणाली होती है, उसकी दूषित जो मानसिकता होती है, वो कहीं ना कहीं वही उसके अंदर क्या है कि समस्या उत्पन्न कर देती है, जिससे क्या है उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेक ने विकृत चिंतन के 3 रूपों का वर्णन किया है, यानी कि विकृत चिंतन के 3 प्रकार बेक ने बताए हैं। कौन कौन से हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला है मनमाना निष्कर्ष। जब व्यक्ति किसी चीज़ को बिना समझे, बिना जांचे, बिना परखे अपने आप किसी निष्कर्ष कोई भी निष्कर्ष निकाल लेता है या किसी कंक्लूजन में पहुंच जाता है, तो उससे क्या है, व्यक्ति के अंदर समस्या की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। दूसरा है द्विभाजित चिंतन। द्विभाजित चिंतन क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या है, या तो कोई चीज़ों के बारे में एकदम सकारात्मक रूप से सोचता है या किसी चीज़ के बारे में एकदम नकारात्मक रूप से सोचता है। तो बेकमैन ने कहा कि किसी के बारे में न ज़्यादा सकारात्मक होना चाहिए, न ज़्यादा नकारात्मक होना चाहिए। यदि अल्पज्ञता और अधिकता दोनों क्या है व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए मध्यम मार्ग होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि द्विभाजित जो चिंतन होता है, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक या किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मक, तो ये भी व्यक्ति के अंदर समस्या उत्पन्न कर देती है। तीसरा है अधिकीकरण एवं अल्पीकरण। मतलब ये क्या है, मैक्सिमाइजन एंड मिनिमाइजेशन, यानी कि इसमें क्या है, कहने के तात्पर्य किसी भी चीज़ का अधिकता और कमी दोनों व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित होते हैं और व्यक्ति के अंदर समस्या उत्पन्न करते हैं। कैसे? जैसे एक कहावत कहा गया कि न थी बोलना, न थी चुप, न थी छाया, न थी धूप। ठीक है। किसी चीज़ का अति और किसी चीज़ का कमी, बहुत ज़्यादा कमी, वो व्यक्ति को क्या है, इसके अंदर समस्या उत्पन्न कर देती है। कोई एक ऐसा विचार है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिना बात के, बिना सिर पे, कोई उसका आधार ही नहीं है, तो क्या है, वो आपके अंदर समस्या ऑटोमेटिक उत्पन्न कर देगी। आप ऑटोमेटिक चिंता में पड़ जाएंगे। या कोई चीज़ ऐसा है जिसके लिए आप क्या है, एकदम आपके अंदर वो चिंता ही नहीं है। परीक्षा आ गया है, आपका एग्जाम होने वाला है, आप एकदम निफिकिर हैं, आपके अंदर कोई चिंता ही नहीं है, तो क्या होगा, नहीं चिंता होगा तो पढ़वा नहीं करेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो कहने की ये बात है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अधिकता या कमी भी व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न कर देती है और उससे व्यक्ति के अंदर क्या है, समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो जो बेकन महोदय हैं उनके अनुसार क्या है, 3 तरह से व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न होती है और चिंता उत्पन्न होने से व्यक्ति के अंदर समस्या ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो संज्ञानात्मक या बोधात्मक उपागम या सिद्धांत है, इसका लक्ष्य क्या रखा है, इसको मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि व्यक्ति के जो संज्ञान है उसमें परिवर्तन स्थापित करना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो उपागम है व्यक्ति के संज्ञानात्मक दोष संज्ञान में ही जब खराबी आ जाती है या वो दूषित हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले संज्ञान को ही क्या है, ये परिवर्तन करेगा। दूसरा, सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से सांवेगिक समस्याओं का उपचार करें। जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है व्यक्ति के अंदर, इमोशन से संबंधित प्रॉब्लम है, क्या है, उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप से उसे क्या है, उसका हल करना है या उपचार करना। अब टेक्निक कौन सी इन मनोवैज्ञानिकों ने बताई है या इस उपायों को मानने वाले
लोगों ने बताई, इसको हम जान लेते हैं। जिस ये टेक्निक का इस्तेमाल क्या है, परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी की काउंसलिंग करने में मदद की जाती है। जैसा आपने समझा, इसके पहले मनोविश्लेषणात्मक उपागम पढ़ा था, फिर आपने क्या पढ़ा था, व्यवहारात्मक उपागम। अब आप देख रहे हैं क्या है, संज्ञानात्मक या बोधात्मक उपागम या सिद्धांत। तो टेक्निक क्या होता है, ये टेक्निक एक टूल्स की तरह होते हैं जिसका मदद करके परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की काउंसलिंग करता है। सबसे पहले लागत लाभ विश्लेषण करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कई व्यक्ति क्या होते हैं, बिजनेस अपना करते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा उनको असफलता मिल जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं, उनके अंदर उससे संबंधित बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन लोगों के लिए क्या है, लागत लाभ विश्लेषण क्या है, पद्धति अपनाकर परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को दूर करता है। इसमें वो क्या करता है कि उससे पूछता है परामर्श प्रार्थी से, आपने कौन सा बिजनेस किया था, उसमें कितना इन्वेस्ट किया था, कैसे आप घाटा हुआ, क्या आपने गलती की, क्या कमी की, उसको पूरा आकलन करके क्या है, लागत लाभ विश्लेषण करके उसकी जो मूल समस्या उसकी जड़ के तक पहुंच के उसका निदान करता है, जिससे बाद में उसे कोई इस प्रकार की दिक्कत ना हो जब वो बिजनेस स्टार्ट करे। दूसरा है वास्तविकता परीक्षण। मतलब किसी व्यक्ति जो, इसमें क्या होता है, स्कीमा भी हमने पढ़ा कि मतलब कल्पना की दुनिया में जो विचरण करता है व्यक्ति, इससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करेगा, बस कल्पना करेगा कि मैं हमारे पास गाड़ी हो जाए, हमारे पास घर हो जाए महंगा, हम जो एरोप्लेन से घूमें। अरे उसके लिए पहले आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करेंगे तभी ना कुछ होगा। तो जो कल्पना की दुनिया में व्यक्ति घूमता है इधर उधर, तो उसके लिए वास्तविकता परीक्षण को धरातल पर लाने का प्रयास क्या है, परामर्शदाता द्वारा ये परीक्षण, वास्तविकता परीक्षण लगा के किया जाता है। तीसरा है क्या, क्रमिक अनावृत्ति। मान लीजिए कोई व्यवहारात्मक समस्याएं हैं, या तो व्यवहार संबंधी कोई दोष है, या तो कोई समस्या ऐसा है जिससे क्या है व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या है, उस समस्या की को जो है उसको बार बार छोड़ने का अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। इसी को क्रमिक अनावृत्ति बोलते हैं। चौथा है गतिविधियों का प्रबोधन। जो व्यक्ति के एक्टिविटीज़ हैं, जो व्यक्ति क्रियाएं हैं, उसका पूरा आकलन किया जाता है, और साथ ही साथ उसे जो उसमें अच्छी क्रिया है उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, और जो अच्छी क्रिया नहीं है उसे क्या है, उसे छुड़ाया जाता है। और है गतिविधियों की अनुसूची तैयार करना। व्यक्ति जो गतिविधि करता है, एक्टिविटी करता है, सुबह से लेकर शाम तक उसका पूरा एक लिस्ट तैयार किया जाता है, पूरा एक अनुसूची तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, उसका व्यवहार परीक्षण लास्ट में करके, मतलब व्यवहार परीक्षण मतलब व्यवहार संबंधित जो भी दोष होते हैं उनके लिए व्यवहार परीक्षण किया जाता है। फिर तब जाके क्या है, वो उनकी समस्याओं का प्रॉब्लम करने के लिए खुद उनको सक्षम बना देता है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने बताया कि परामर्शन का बोधात्मक या संज्ञानात्मक उपागम या सिद्धांत क्या होता है, ये किसे कहते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि बोधात्मक उपागम या सिद्धांत क्या है, तो उसको कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए इसका दो नाम है, पहला क्या है संज्ञानात्मक, दूसरा क्या है बोधात्मक। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।